हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सो तैयारी अच्छी चल रही है। एंड नाउ यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 2024 में जेई मेन में जो भी प्रॉब्लम्स आए थे केमिकल काइनेटिक्स में, चाहे वो जनवरी अटेम्प्ट हो या अप्रैल अटेम्प्ट हो, ये सारे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ कवर करेंगे ताकि उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जनवरी शिफ्ट के प्रॉब्लम सबसे पहले और इसके बाद अप्रैल शिफ्ट के जो भी काइनेटिक्स में पूछे गए थे 2024 जेई में। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है और इसमें बोल रहे हैं कि फॉलोइंग डेटा हमें फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ए के लिए, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया गया है, ये डेटा हमें दिया गया है। रिएक्शन हमारे पास ए से 2b प्लस सी है और टाइम जब 0 है तो प्रेशर 0.1 है, टाइम 115 सेकेंड है तो प्रेशर 0.28 है। तो इतने डेटा से हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता लगानी है कितनी है, और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, रिएक्शन में ए कन्वर्ट हो रहा है 2b प्लस सी में और t इक्वल टू 0 पर प्रेशर जो है वो है 0.1 atm। तो ए का प्रेशर 0.1 है और टाइम टी पर जो कि है 115 सेकेंड्स। अगर हम प्रेशर बोलें कि भाई 0.1 माइनस एक्स हो गया तो बी का प्रेशर आएगा 2x और सी का प्रेशर आएगा x। क्योंकि हमको कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन दी है तो इसका मतलब है टेम्परेचर तो फिक्स होता ही है जिस पर रिएक्शन कराते हैं। इसका मतलब है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो प्रेशर को सेम वैसे ही हम ट्रीट कर सकते हैं जैसे मोल्स को करते हैं। तो टोटल प्रेशर अगर देखें टाइम 115 सेकेंड्स पर, तो ये 0.1 प्लस 2x नजर आएगा और इसकी वैल्यू हमको 0.28 दी है। तो इसका मतलब 2x की वैल्यू 0.18 हो गई और x 0.09 हो गया। और x अगर हमारे पास आ गया तो रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर की है, रेट कांस्टेंट सपोज रिएक्शन का के है, तो इस पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फार्मूला लगा सकते हैं, दैट इज के टी इक्वल टू एल एन 0.1 अपॉन 0.1 माइनस एक्स। तो के निकालना है, टी है 115, तो इधर राइट साइड बना एल एन 0.1 अपॉन एक्स की वैल्यू 0.09 है, तो 0.1 माइनस 0.09 बन गया 0.01। तो इसका मतलब राइट साइड जो दिख रहा है दैट इज एल एन 10 और एल एन 10 की वैल्यू हम क्या लेते हैं 2.303। ठीक है, एल एन 10 की वैल्यू क्या होती है 2.303। तो के की वैल्यू अपने पास आ गई 2.303 डिवाइडेड बाई 115। ठीक है, अब यहाँ नियरेस्ट इंटीजर बताना है और नियरेस्ट इंटीजर और 10 टू द पावर माइनस 2 में बताना है। तो अगर 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 100 से और कर देते हैं, तो 100 से ये कर देते हैं तो लगभग 230 के आसपास दिख रहा है। तो नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स ये नजर आएगी। इसका मतलब जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा आ रहा है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 2। क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे ही जनवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन और है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि एचआई का डिकम्पोजिशन हो रहा है और डिकम्पोजिशन का हमें डेटा दिया है कि एचआई का जब कंसंट्रेशन 0.005 है तो रिएक्शन का रेट है दिस वन। कंसंट्रेशन जब डबल होती है तो रिएक्शन का रेट आ जाता है इतना। कंसंट्रेशन फिर डबल होती है तो रिएक्शन का रेट आ जाता है इतना।
तो अब हमें यहाँ से ऑब्जर्व करना है कि कंसंट्रेशन डबल होने पे आखिर फर्क क्या हो रहा है, ये ऑब्जर्व करो। बिल्कुल सीधा है। तो देखो यहाँ पर हम रेट लॉ लिख रहे हैं, R इक्वल टू के एच आई टू द पावर n। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम n मान रहे हैं। वैसे तो तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो, नहीं तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। ऐसे करो, R2 अपॉन R1 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI सेकेंड डेटा में अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI फर्स्ट डेटा में, और इसकी पावर n। फिर ऑब्जर्वेशन से भी बता दूंगा क्या हुआ। R2/R1 देखो क्या है। R2/R1 अगर देखो तो 3 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 7.5 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 7.5 × 10⁻⁴। और इधर HI डबल हो रहा था तो 2⁻n। लेफ्ट साइड अगर देखो तो ये 4 नहीं दिख रही है, क्योंकि 3 को अगर 30 बनाओगे तो पावर 10⁻⁻⁴ हो जाएगी, जो कट जाएगी रेशियो में। तो ये लेफ्ट साइड है 4 इक्वल टू 2⁻n। तो यहाँ से देखो कि n की वैल्यू कितनी दिख रही है, n की वैल्यू दिख रही है 2। ठीक है, आ गया डायरेक्ट। इस चीज को हम ऑब्जर्व भी कर सकते थे। ऑब्जर्व ऐसे कर सकते थे, देखो कंसंट्रेशन डबल हो रही है, और कंसंट्रेशन डबल होने पे रेट हो रहा है 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स इसका मतलब कंसंट्रेशन की पावर 2 होनी चाहिए, तभी रेट 4 टाइम्स होगा कंसंट्रेशन डबल करने पे। फिर देखो कंसंट्रेशन डबल कर रहा हो, फिर देखो रेट 4 टाइम्स हो रहा है। इसको हम 12 × 10⁻³ लिख रहे हैं। ऑब्जर्व हो जाएगा रेट 4 टाइम्स। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से भी आंसर n इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। जनवरी शिफ्ट का अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें बोलना है टाइम ऑफ कंप्लीशन फॉर 99.9% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज समथिंग टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई। अच्छा, अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखें, डिग्री की फॉर्म में लिखें, तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, KT इक्वल टू LN 1/1 माइनस एल्फा। यहाँ एल्फा डिग्री ऑफ रिएक्शन है, कितना फ्रैक्शन रिएक्शन में रिएक्ट कर चुका है। तो पहले अगर 99.9% के लिए बना इक्वेशन, तो ऐसे लिखेंगे K T.999, इसका मतलब होता है 99.9%, इक्वल टू LN 1/1 माइनस 0.999। ठीक है, और 0.999 से घटा रहे हो तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 0.001। इसका मतलब LN 1000 आ रहा है एक तरीके से। LN2 के लिए इक्वेशन बनाओगे हाफ लाइफ, तो K T हाफ इक्वल टू LN2 लिख सकते हैं हाफ लाइफ के लिए। और अगर इन दोनों का रेशियो कर लो तो T.999 अपॉन T हाफ इक्वल टू LN 1000 अपॉन LN2। LN का रेशियो अगर देखोगे तो ये लॉग लॉग का रेशियो होता है भाई। LN 1000 को 2.303 लॉग 1000 लिख पाओगे, सेम LN2 को भी ऐसे ही। तो इसको हम लॉग 1000 अपॉन लॉग 2 लिख सकते हैं। अब लॉग 1000 क्या होता है, 3, और लॉग 2 अगर देखो तो अप्रोक्सीमेटली 0.3 होता है। लॉग 2 अप्रोक्सीमेटली 0.3 होता है, और 0.3 है तो ये रेशियो कितना बन रहा है, ये रेशियो आ रहा है 10। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 10। 99.9% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने में 10 हाफ लाइफ के बराबर का समय लगता है। इसी जनवरी शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है, ये रेडियो एक्टिविटी पे है, और रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो अब यहाँ बोल रहे हैं कि रेशियो बताना है C14 और C12 का इन अ पीस ऑफ वुड
अच्छा, ये बोल रहे हैं रेशियो 1/8 आ रहा है वुड के पीस में, दैट ऑफ एटमॉस्फियर, और हाफ लाइफ ऑफ C14 इज दिस वन। तो एज वुड सैंपल की बतानी है। तो देखो, अब मान लो कि एटमॉस्फियर में C14 C12 का जो रेशियो है, उस रेशियो को हम ऐसे लिख रहे हैं, C14 अपॉन C12 एटमॉस्फियर में। ये है सपोज N0। इतना ही होना चाहिए वुड सैंपल में। लेकिन वुड सैंपल में क्या हो रहा है कि C14 टाइम के साथ डिके होता चला जा रहा है, और C14 टाइम के साथ डिके होता चला जा रहा है, तो रेशियो भी टाइम के साथ कम हो रहा है। तो रेशियो होना तो चाहिए था वुड सैंपल के अंदर N0, बट अभी ये रेशियो मिल रहा है C14 और C12 का वुड सैंपल में, इसका 1/8। इसका मतलब N0/8 मिल रहा है। तो देखो, रेशियो होना चाहिए था N0, बट मिल रहा है दिस वन। तो N0 से यहां तक आने में जितना समय लगेगा, उसी को हम बोलेंगे वुड सैंपल की एज। ठीक है ना? क्योंकि ओरिजिनली जब बना होगा तब रेशियो इतना होगा, बट टाइम के साथ C14 डिके हो रहा है, तो रेशियो डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली डिक्रीज होके यहाँ तक पहुंच गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर डिके कांस्टेंट हम लिखें लैम्डा, टी है जितने टाइम में डिके होके आया है, तो लैम्डा टी इक्वल टू Ln N0 अपॉन N0/8। तो ये हो गया Ln8। लैम्डा 5, मतलब हाफ लाइफ 5730 दी है, तो लैम्डा को लिख सकते हैं Ln 2 अपॉन हाफ लाइफ, दैट इज 5730 इंटू टी टाइम जिसमें ये डिके होके आया है, दिस इज इक्वल टू Ln8। तो टी की वैल्यू आ गई 5730 इंटू Ln8 अपॉन Ln2। Ln8 देखो होता है 3 Ln2, तो ये रेशियो इनका 3 के बराबर है कि नहीं? और 3 के बराबर है, तो दिस इज 5730 इंटू 3। अब 5730 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रही है 17190 ईयर्स। तो दिस इज एज ऑफ वुड सैंपल। वुड सैंपल की एज कितनी है? 17190 ईयर्स। क्लियर? डायरेक्ट ही है, वैसे कुछ है नहीं। नाउ, इसी जनवरी शिफ्ट का अगला क्वेश्चन है कि रिएक्शन एक है जो 3 स्टेप्स में हो रही है, टेम्परेचर फिक्स है, और ओवरऑल रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें K1 K2 बाई K3 दी है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दी हुई है, तो हमें ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बतानी है। तो भाई, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट K जो है वो है K1 K2 अपॉन K3। तो अगर देखो तो आर्हेनियस इक्वेशन से K की वैल्यू लिख सकते हैं। K1 को हम लिख रहे हैं A1 e टू द पावर माइनस EA1 अपॉन RT। K2 को भी ऐसे ही लिख रहे हैं A2 e टू द पावर माइनस EA2 अपॉन RT। और K3 को सिमिलर A3 e टू द पावर माइनस EA3 अपॉन RT। यहाँ पे A1 A2 A3 आर्हेनियस पैरामीटर है, या इनको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हो। EA जो है, दीज आर एक्टिवेशन एनर्जी। तो इफेक्टिव रिएक्शन बनी A1 A2 बाई A3, पावर कॉम्बाइन कर लेते हैं, e टू द पावर माइनस EA1 प्लस EA2 माइनस EA3 डिवाइडेड बाई RT। तो ये इफेक्टिव इक्वेशन बनी। अच्छा, K को भी सिमिलर लिख सकते हो, A
e⁻ माइनस EA/RT, जहां EA इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कंपेयर करो तो EA की वैल्यू आ रही है EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। तो EA1 40, EA2 50 और EA3 है 60, तो ये वैल्यू बच रही है 30। तो आंसर आ रहा है 30 किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, आंसर आ रहा है 30 किलो जूल पर मोल। क्लियर है पॉइंट? सो जनवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन और है जो रेडियो एक्टिविटी पे बेसिकली पूछ दिया गया है कुछ नहीं, काइनेटिक्स का ही मान लो। अब हाफ लाइफ एक रेडियो आइसोटोपिक ब्रोमीन है, ब्रोमीन 82, उसका 36 है हाफ लाइफ, और फ्रैक्शन पूछा है आफ्टर 1 डे कितना रिमेनिंग होगा। ठीक है भाई, तो हम ऐसे अगर लिखें कि डीके कांस्टेंट लैम्डा है, टाइम टी है, तो लैम्डा टी इक्वल टू एल एन एन नॉट बाई एन। तो देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ एन बाई एन नॉट निकालना है। एन बाई एन नॉट ही है फ्रैक्शन रिमेनिंग। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हाफ लाइफ दी है, तो ln2/36, टाइम है 1 डे मतलब 24 आवर्स, इक्वल टू ln n नॉट बाई एन। तो ये वैल्यू मिल रही है बार 2/3। तो ln मतलब अगर कंपेयर करें तो ये हमें डायरेक्ट दिख जाएगा ln2 टू द पावर 2/3 इक्वल टू ln n नॉट बाई n। तो कंपेयर कर लोगे तो n/n0 की जो वैल्यू है ये आ रही है 1/2 टू द पावर 2/3। ठीक है ना, और 1/2 टू द पावर 2/3, तो जरा इसका वैल्यू चेक करते हैं कितना आ रहा है। हमको फ्रैक्शन बताना है रिमेन आफ्टर 1 डे, और 10⁻⁻² की फॉर्म में बताना। तो ये वैल्यू मेरे को 2 का क्यूब रूट और फिर हमें स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रही है 1/1.587। अब हमें 10⁻⁻² की फॉर्म में आंसर देना है, तो एक काम करते हैं 10⁻⁻² इधर करते हैं मल्टीप्लाई और 100 इधर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 62.99 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है ना, जब भी आंसर देंगे तो हम नियरेस्ट वैल्यू में ही दे रहे हैं, इंटीजर टाइप है। तो आंसर हम यहाँ लिखेंगे 63। तो फाइनल आंसर हमारा जो मिल रहा है दैट इज 63। क्लियर है पॉइंट? ना जनवरी शिफ्ट में ही अगला क्वेश्चन काइनेटिक्स का इस तरीके से कि रेट पूछा है फर्स्ट, मतलब रेट दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.04 टी इक्वल टू 10 मिनट पर, 0.03 टी इक्वल टू 20 मिनट पर, और हाफ लाइफ पूछा है रिएक्शन का। इसी तरह का सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में काफी पहले आ चुका है। पुराना क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे जो पीवाईक्यू डिस्कस किए थे जेई एडवांस के काइनेटिक्स के, तो वहां पे मिलेगा यही क्वेश्चन सिमिलर। तो अब देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ लाइफ हमसे पूछा है तो रेट क्या होता है, आर इक्वल टू के ए। तो
रेट और कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे हम लिख सकते हैं कि AT इक्वल टू LN A0/AT, जहाँ A0 टाइम T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन है और AT टाइम T पर, वैसे ही इसको लिख पाएंगे LN R0/RT। तो हम पहले T इक्वल टू 10 मिनट के लिए इक्वेशन बना रहे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे इक्वेशन K इंटू 10 इक्वल टू LN R0 अपॉन जो रेट है 10 मिनट पे, दैट इज 0.04। ये इक्वेशन हमारी बनी 1। सिमिलर 20 मिनट के लिए K इंटू 20 इक्वल टू LN R0 अपॉन 0.03। ये 20 मिनट के लिए इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, 10 मिनट के लिए इक्वेशन बन गई और 20 मिनट के लिए इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से 1 सब्सट्रैक्ट करें, तो 2 से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो K 20 माइनस 10 आ जाएगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड 2 से 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो LN 0.04 अपॉन 0.03 आएगा, दैट इज LN 4/3। और LN 4/3 तो हमको हाफ लाइफ बताना है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, K की जगह LN 2/T हाफ इंटू 10 इक्वल टू LN 4/3। तो T हाफ की वैल्यू 10 LN2 अपॉन LN 4/3। अब देखो LN का जो रेशियो है, इसको हम लॉग लॉग का रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे T हाफ इक्वल टू 10 log 2 की वैल्यू है 0.3010, नीचे log 4 माइनस log 3 बनेगा, log 4 मतलब 2 log 2, तो 2 इंटू 0.3010 माइनस 0.4771, ये आ रहा है अपना कैलकुलेशन। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये इस तरीके से दिखेगा, जो भी क्लोज इंटीग्रल वैल्यू है वही हमें बता देनी, दैट इज आंसर। देखो ये वैल्यू आ रही है 24.09। ठीक है, अब 24.09 आ रही है, तो क्लोज इंटीग्रल वैल्यू अगर दोगे तो दिस इज 24, तो हाफ लाइफ जो है वो 24 मिनट है। पॉइंट क्लियर? तो ये जनवरी शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है। अब इसमें NO2 का डिकम्पोजिशन दिया है और इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 का डिकम्पोजिशन दिया है, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इसके 3 मोलर दिए, 30 मिनट के बाद 2.75 मोलर है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा है। इसका मतलब N2O5 जो है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन T इक्वल टू 0 पे, दिस इज 3 मोलर, एंड टाइम T पर दिस इज 2.75 मोलर, T 30 मिनट है, ये दी हुई है। और हमसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होगा। अब भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछ लिया और कोई अदर डेटा हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, ना तो K का वैल्यू पता है, ना ऑर्डर पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो बेसिकली हमें मानना पड़ेगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो NO2 का पूछा है वो बेसिकली एवरेज रेट पूछा है इसी ड्यूरेशन में कि कितना होगा। तो अगर हम N2O5 का एवरेज रेट निकालें
मतलब माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी। तो ये N2O5 का एवरेज रेट हो जाएगा। तो ये एवरेज रेट की वैल्यू हो जाएगी -2.75 -3 अपॉन टोटल टाइम लगा 30 मिनट। तो वैल्यू आ जाएगी 0.25 अपॉन 30 मोलर पर मिनट। तो भाई ये N2O5 का रेट आ गया। अब हम रेट N2O5 का NO2 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं रिएक्शन में इस तरीके से, हाफ इंटू माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/4 इंटू डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें कि NO2 का रेट डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ N2O5 का रेट। तो 2 इंटू 0.25 अपॉन 30। तो ये 0.5/30 या 1/60 आ रहा है ये रेट मोलर पर मिनट। अब हमें ये 10⁻³ की फॉर्म में देना है, तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये वैल्यू अपने को मिल जाएगी 1000/60। ये हो जाएगा लगभग 16.66 इंटू 10⁻³ अब 16.66 इंटू 10⁻³ है, तो हमको तो इंटीजर में चाहिए। तो अगर ये वैल्यू को इंटीजर में लिखें तो ऐसे नियरेस्ट इंटीजर लिख पाएंगे डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। 16.66 मतलब अप्रॉक्स 17, तो 17 इंटू 10⁻³ तो इस तरीके से आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है 17। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे कुछ डेटा और दिया नहीं था, तो हमें जो दिया था उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े, एवरेज रेट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है जनवरी शिफ्ट का। इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन की हमें बतानी है कि कौन सी करेक्ट है, और टोटल प्रेशर टाइम टी पर है टी। तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि मान लो डिकम्पोजिशन हो रहा है टाइम टी पर, टोटल प्रेशर अगर टी है और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो यहाँ पर एक तो रिएक्शन भी मिसिंग है। तो रिएक्शन जनरल एक ले लेते हैं कि ए से बी प्लस सी, और ए से बी प्लस सी, तो T इक्वल टू 0 पर प्रेशर है PI, और टाइम T पर इसमें से X चला गया, तो प्रोडक्ट X और X बनेंगे, और टोटल प्रेशर टाइम T पर PT है, तो यहाँ से हम PI प्लस X ये लिख सकते हैं। दैट मीन्स X की वैल्यू PT माइनस PI है, और X की वैल्यू इतनी है, तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन अगर लिखें तो KT इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ PI अपॉन PI माइनस X लिखेंगे, और PI अपॉन PI माइनस X अगर लिखेंगे तो वैल्यू डालते हैं इसकी 2.303 लॉग PI अपॉन PI माइनस X की जगह हम लिख रहे हैं PT माइनस PI, तो ये आ जाएगा 2.303 लॉग ऑफ PI अपॉन 2PI माइनस PT। तो ये इस फॉर्म का एक्सप्रेशन हमारे पास
आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि पीआई अपॉन 2 PI माइनस पीटी। तो यहां से दिख रहा है क्लियर कि फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। भाई इक्वेशन मिसिंग थी, तो इक्वेशन भाई मिसिंग थी अगर, तो हमने सिंपल डिकम्पोजिशन जो कैलकुलेट करते हैं वो लेते हुए चेक कर लिया इसको कि क्या करेक्ट आंसर होगा। जनरल शिफ्ट का अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि रेट हमें R=K दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो 50% ऑफ ए डिकम्पोज हो रहा है 120 मिनट में, तो 90% कितने मिनट में डिकम्पोज होगा। तो अगर 90% के लिए इक्वेशन बनाएं तो हम लिख सकते हैं KT.9 इक्वल टू LN 1/1 माइनस एल्फा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0.9, दैट इज LN10, और K को हम लिख सकते हैं LN2/T½ तो यहाँ से T.9 या 90% का टाइम हमें पता चलेगा कितना है। तो T.9 की वैल्यू है 120 LN10/LN2। अगर यहाँ वैल्यू रखें, LN का रेशियो लॉग लॉग का रेशियो हो जाएगा, तो 120 इंटू log 10 हो गया 1 और log 2 हो गया 0.3010। तो अगर ये सिंप्लीफाई किया जाए, कैलकुलेशन तो है भाई, तो सिंप्लीफाई करने पर इस तरीके से दिखेगा ये आ रहा है 398.67। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल वैल्यू अगर कंसीडर करें तो ये 399 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है दैट इज 399 मिनट। क्लियर है भाई? ना अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये अप्रैल शिफ्ट का है, और अप्रैल शिफ्ट में हमें एक रिएक्शन दी है जो A+B से प्रोडक्ट C बना रहा है, C बैक A+B बना रहा है और आगे भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट P बना रहा है। और रिएक्शन की कुछ डिटेल्स हैं कि कांस्टेंट K1 K2 K3 हैं स्टेप्स के, और करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जीज की वैल्यू हमें दी है। ओवरऑल रेट कांस्टेंट रिएक्शन का हमें K1 K2 बाई K3 दिया है, और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी 400 दी है। तो EA3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है भाई, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट K अगर K1 K2 बाई K3 है, तो आर्हेनियस इक्वेशन से वैल्यू डालें तो लिख सकते हैं A1, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, A2 बाई A3, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है इस तरह का, e⁻ माइनस EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। एक क्वेश्चन अभी सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी सिमिलर, अपॉन RT। तो K की वैल्यू भी e⁻ माइनस EA बाई RT रखेंगे, तो ओवरऑल EA की वैल्यू EA1 प्लस EA2 माइनस EA3 दिखेगी। तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी तो हमको दी है 400, और K1 के करस्पॉन्डिंग 300 थी, K2 के करस्पॉन्डिंग 200 थी। तो हम ऐसे लिखेंगे 300 प्लस 200 माइनस EA3। तो EA3 की वैल्यू आ जाएगी 100, यूनिट है किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी थर्ड रिएक्शन की आ गई 100। देखो, जनवरी शिफ्ट में इसी तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आया था, और उसमें हमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी। यहाँ ओवरऑल दी है और एक पर्टिकुलर स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आंसर है 100 इस क्वेश्चन का। पॉइंट क्लियर? ठीक है, नाउ
अप्रैल शिफ्ट में अगला एक क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ये है, इसमें हमें रिएक्शन दी जा रही है A+B से C। रेट लॉ हमें रिएक्शन का गिवन है, और रिएक्शन इनिशिएटेड बाय 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AB ईच। रेट कांस्टेंट K है रिएक्शन का। टाइम टेकन फॉर A टू बिकम दिस। अब देखो, रिएक्शन A+B से प्रोडक्ट C लिखी हुई है, तो T=0 पे कंसंट्रेशन इनकी 1 मोलर ईच है, और किसी टाइम T पर A बचता है 0.1। इसका मतलब 0.9 रिएक्ट कर गया। अब स्टोइकोमेट्री अगर रिएक्शन की देखो, तो अगर A 0.9 रिएक्ट करेगा तो B भी 0.9 रिएक्ट करेगा, तो B भी तो 0.1 मोलर ही बचेगा इस टाइम पर। और हमें रेट लॉ दिया है R=K A⁻½ B⁻½ अब तुम अगर नोटिस करो तो किसी भी टाइम पर AB की कंसंट्रेशन तो सेम ही है ना, तो इसको इफेक्टिव रेट लॉ तो हम R=K, B की जगह भी ये लिख सकते हैं, इफेक्टिव रेट लॉ R=Ka ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म तो पता ही है तुम्हें। तो लगाओ इक्वेशन KT=ln A0/AT। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, फाइनली 0.1 है। K की वैल्यू हमें 4.6 इंटू 10⁻⁻² दी गई है। टाइम T निकालना है, और ये आ रहा है ln 10। ठीक है, और नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करना है। तो T की वैल्यू हो गई, ln 10 होता है 2.303, तो 2.303 डिवाइडेड बाई 4.6 इंटू 10⁻²। तो अगर देखो तो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर ले रहे हैं, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 है कि नहीं, 100/2 मतलब 50। तो टाइम जो आ रहा है वो आ रहा है 50 सेकेंड्स। दिस इज योर आंसर। क्लियर है पॉइंट। नॉपरेल शिफ्ट में एक क्वेश्चन और है। अब इस क्वेश्चन में रिएक्शन हमें दी गई है, और कंसंट्रेशन AB की और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन D का दिया गया है। भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ही है, हम देख सकते हैं। तो अब देखो, A की कंसंट्रेशन 0.1, B की 0.1, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही अलग अलग डेटा दिया है, तो इसको लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी के बराबर होगा, बिकॉज डी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1। अगर रेट लॉ ओवरऑल लिखें R=K A⁻n B⁻m। तो अब जरा डेटा ऑब्जर्व करो। कुछ डेटा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट 1 से 4 जा रहे हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं, 1 से 4। अच्छा, 1 से 4 जाने पे ए कितने टाइम्स हो रहा है, ए 4 टाइम्स हो रहा है, तो रेट भी 4 की पावर n टाइम्स चेंज होगा। बी कितने टाइम्स हो रहा है, बी सेम ही है, तो बी की वजह से कोई चेंज नहीं होगा। और एक्चुअल में रेट कितने टाइम्स चेंज हो रहा है ये भी चेक करो, 6 इंटू 10⁻³ से 2.4 इंटू 10⁻²। ऑब्जर्व करो, 4 टाइम्स रेट चेंज हो रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ तुम्हारी ऑब्जर्वेशन से ही आ गई 1। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1। ऐसा ही कोई ऐसा डेटा ढूंढो जहां ए चेंज नहीं हो रहा है और बी चेंज हो रहा है। तो अगर हम दूसरा डेटा देखें, सेकंड से थर्ड, तो सेकंड से थर्ड में देखो ए तो सेम ही बना हुआ है, और ए सेम बना है तो ए की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा रेट में। बी बी सेकंड से थर्ड में जा रहे हो तो डबल हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर m टाइम्स रेट चेंज होना चाहिए। और ऑब्जर्व करो रेट, रेट अगर ऑब्जर्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स जा रहा है।
और अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम जा रहा है, तो m की वैल्यू कितनी दिख रही है? 2। तो n की वैल्यू आ गई 1, m की वैल्यू 2, तो रेट लॉ ओवरऑल r इक्वल टू k a b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है? 1 + 2 दैट इज 3। तो ओवरऑल ऑर्डर जो रिएक्शन का मिल रहा है दैट इज 3, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। सीधा ही क्वेश्चन है देखो। अप्रैल शिफ्ट का एक क्वेश्चन और है। अब यहाँ पर हमें एक सिंगल स्टेप रिएक्शन दी है, मतलब एलिमेंट्री, और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज रिकॉर्डेड एज R1 when the reaction start with 1.5 atm pressure of A and 0.7 atm pressure of B. After some time rate record किया जा रहा है as R2 when the pressure of C become 0.5, तो R1 R2 का रेशियो बताना है। तो देखो यहाँ एक तो लाइन दे दी सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप का मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर क्या होगा? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर। तो R इक्वल टू के ए स्क्वायर बी, दिस इज रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अब रिएक्शन है 2A प्लस बी से C, 2A प्लस बी से C। तो T इक्वल टू 0 पर हमको दिया है कि रेट तो R1 है और 1.5 एटीएम प्रेशर है A का एंड 0.7 एटीएम प्रेशर है B का। रेट है R1 और आफ्टर सम टाइम, किसी टाइम t पर C का प्रेशर हो जाता है 0.5, तो रेट है R2। अच्छा, C अगर 0.5 हो गया तो B कितना बचेगा? स्टोइकोमेट्री से चेक करो। B 0.2 बचेगा कि नहीं? A कितना बचेगा? A के लिए स्टोइकोमेट्री देखो, एक एटीएम अगर C का प्रेशर आएगा तो इसका 2 एटीएम रिएक्ट करेगा। तो C का अगर 0.5 आया है तो इसका 1 एटीएम रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना? 0.5 एटीएम। ठीक। अब हमें R1/R2 चाहिए, तो R1 हम इनिशियल रेट लिख लें के। इनिशियल A का प्रेशर है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर, B का है 0.7, तो इंटू 0.7, ये इक्वेशन 1। R2 इसी तरह फाइनल रेट, दिस इज के। फाइनल A का प्रेशर 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर, B का प्रेशर 0.2 है, तो 0.2। तो ये दो इक्वेशन है। अगर इनका रेशियो कर लिया जाए तो ध्यान दो, हमको R1/R2 मिल जाएगा। तो R1/R2, के तो कटा, प्रेशर ऑफ ए का देखो रेशियो 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9। प्रेशर ऑफ बी का रेशियो 7/2, मतलब 3.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो बन रहा है ए बी के प्रेशर का। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर लें ये वैल्यूज, तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये मिल जाएगा हमको तो R1/R2 जो आ रहा है ये आ रहा है 31.5, और हमें 10⁻⁻1 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 315 इंटू 10⁻⁻1 ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि आंसर इस क्वेश्चन का कितना मिल रहा है? 315। क्लियर?
अप्रैल शिफ्ट का एक क्वेश्चन और। अब यहाँ टाइम 99.9% रिएक्शन का पूछा है, और किसके टर्म्स में? 90% वाली रिएक्शन के टर्म्स में कितने टाइम्स होगा। तो भाई इक्वेशन बनाओ 99.9 के लिए। के टी 0.999 इक्वल टू एल एन 1/1 - 0.999। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पहले जनवरी शिफ्ट में। तो देखो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कई सारे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं बट मिलते जुलते हमें आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा एल एन 1000। और इसी तरह 90% के लिए अगर बना ले तो के टी 0.9 इक्वल टू एल एन 1/1 - 0.9। तो ये बन रहा है एल एन 10। ये इक्वेशन नंबर 2। रेशियो कर लिया जाए तो टी 0.999 अपॉन टी 0.9, ये आ रहा है एल एन 1000 अपॉन एल एन 10। तो एल एन का रेशियो लॉग लॉग का रेशियो, या एल एन 1000 को 3 एल एन 10 लिख दो। तो रेशियो कितना मिल रहा है? रेशियो इनका आ रहा है 3। ठीक है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, कुछ भी खास वैसा नहीं है। नाउ अगला क्वेश्चन जो अप्रैल शिफ्ट का है वो इस तरीके का है कि हमको एक रिएक्शन दी जा रही है A+B से C, और बोल रहे हैं टाइम टेकन फॉर A टू बिकम 1/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू बिकम 1/2 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक। और ऑल्सो दिया है कि व्हेन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम द रिजल्टिंग ग्राफ इज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। भाई ये लाइन का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ बी को अगर टाइम के साथ प्लॉट कर रहे हो तो नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब होता है भाई ये दिख रहा है हमें कंसंट्रेशन ऑफ बी विद टाइम, ये नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो किस केस में होता है भाई ये जीरो ऑर्डर के केस में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कैसी है? जीरो ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर हमें बताना है। तो भाई ओवरऑल रेट लॉ अगर आर इक्वल टू के ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम मान लो लिखते हैं, तो एम की वैल्यू तो आई गई पहले की 0 है। अब एन की वैल्यू देख लो कि ए को 1/4 होने में इनिशियल वैल्यू का जो टाइम लग रहा है दैट इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू बिकम हाफ ऑफ द सेम। अच्छा देखो, इसका मतलब ये है कि भाई ये था हमारे पास t इक्वल टू 0 पर ए नॉट, हाफ होने में टाइम लगा टी हाफ, तो ये बन गया A0/2। और 1/4 होने में टाइम लगा टी, तो ये A0/4। अब 1/4 होने में इसका मतलब 75% रिएक्शन के टाइम की बात कर रहे हैं कि नहीं? तो तुमसे यहाँ बोला जा रहा है कि T3/4 जो है वो 2 टाइम्स टी हाफ है फॉर ए। ऐसा किस केस में होता है? फर्स्ट ऑर्डर के केस में होता है। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। और ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। तो रेट लॉ तो लिखोगे आर इक्वल टू के ए। तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो गया? ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का है 1। ठीक है भाई, जेई में भी इस तरह का एक आ चुका है एडवांस में क्वेश्चन, तुम मैच करा सकते हो, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे है, बाकी ठीक है, ऐसा ही है। अप्रैल शिफ्ट का अगला क्वेश्चन ये है कि हमें एक रिएक्शन ए से बी से सी दी गई है, और बोल रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाई।
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0। तो भाई देखो, अगर रिएक्शन ए से बी से सी जा रही है, कांस्टेंट K1 एंड K2, फर्स्ट रिएक्शन का रेट अगर R1 है, सेकेंड का R2, तो dB बाई dt ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी होगा। और R के टर्म्स में अगर ये लिखो तो देखो, R1 रेट से बन रहा है, R2 रेट से भी रिएक्ट कर रहा है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है। तो R1 माइनस R2 यही तो dB बाई dt है। ये वैल्यू हमको क्या दी जा रही, 0। इसका मतलब R1 इक्वल टू R2। और R1 इक्वल टू R2, तो R1 क्या लिखोगे? हम रिएक्शन को भाई कुछ और दिया नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर मान के ही आगे बढ़ेंगे। तो R1 क्या लिख लें? K1 इंटू ए। R2 क्या लिख लें? K2 इंटू बी। तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ बी पूछा है, तो बी क्या हो गया? K1 बाई K2 इंटू ए। बी कितना हो गया? K1 बाई K2 इंटू ए। और K1 बाई K2 इंटू ए कोई ऑप्शन में दिख रहा है भाई? हमें इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकेंड। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे ध्यान देना कि हमें ऑर्डर नहीं दिया है, गायब है, बट ऑप्शन की मदद से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऑप्शन सारे लिखे हुए हैं। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हमने फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम किया, देन सॉल्व किया। एग्जाम में इस तरह की सिचुएशन तुम्हें नजर आएंगी, तो क्वेश्चन को एक बार कंप्लीटली देखो ताकि पैटर्न पता चले क्या चीजें बाय डिफॉल्ट मानी ली जाती हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अप्रैल शिफ्ट का स्क्रीन पे है। अब इस क्वेश्चन में हमसे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। जो पहला स्टेटमेंट है 1, उसमें बोलना है कि रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A प्लस बी से C इज गिवन बाई R इक्वल टू KA² इंटू बी। ठीक है भाई, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, ए के रिस्पेक्ट में सेकेंड और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए बी डबल, द रेट इज इंक्रीज्ड x टाइम्स। भाई अगर ए की कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट 2 की पावर 2 टाइम्स हो जाएगा। बी की कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट 2 की पावर 1 टाइम्स हो जाएगा। और बोल रहे रेट हो रहा है ओवरऑल x टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो यहां से हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू आ रही है 8। फिर सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड में ग्राफ दिया है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, और ग्राफ में देखो नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है, तो ये याद होना चाहिए कि दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सब चीजें डायरेक्ट याद हो ताकि ग्राफ देख के पहचान लो। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसका मतलब y की वैल्यू है 0। तो हमें वैल्यू ऑफ x प्लस वाई पूछी है, इसका मतलब 8 प्लस 0, तो 8 ही आएगी वैल्यू। तो आंसर कितना हो गया भाई? 8। सीधा क्वेश्चन है, चीजें बेसिक अगर तुम्हें याद हैं, ग्राफ वगैरह, तो बहुत ही जल्दी निकालोगे ये क्वेश्चन, आगे बढ़ोगे। नॉपट्रल शिफ्ट में एक क्वेश्चन और है, और ये है कि इसमें ए गैस से 2B प्लस सी गैस बन रहा है, और प्रेशर हमको टोटल 200 टॉर्क दिया है 23 सेकेंड पर, एंड 300 टॉर्क दिया है जब कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, तो भाई रिएक्शन यहाँ गिवन है फर्स्ट ऑर्डर, तो अगर हम डिकम्पोजिशन लिखें तो ऐसे लिख रहे हैं ए से 2B प्लस सी। अब इसमें T इक्वल टू 0 पर अगर नोटिस करो तो प्रेशर हमने P0 मान लिया। टाइम T पर P0 में से x चला गया, तो प्रोडक्ट 2x और x बनेंगे। और आफ्टर अ लास्ट टाइम T इंफिनिटी पे तो पूरा ये रिएक्ट कर जाएगा।
तो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से 2p0 बनेगा b और p0 बनेगा c। तो t इक्वल टू 23 सेकेंड्स पर टोटल प्रेशर हमको दिया जा रहा है 200 टॉर। और यहां से देखें तो टोटल प्रेशर हम p0 प्लस 2x लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही एट द एंड t इंफिनिटी पर टोटल प्रेशर हमें सपोज p इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू दी जा रही है 300 टॉर। तो ये 300 जो है ये किसके बराबर होगा? टोटल देखो 3p0 के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से नोटिस करो p0 आ रहा है 100। तो p0 की वैल्यू आ रही है 100 टॉर। और ये 100 टॉर इक्वेशन 1 में डालोगे तो 2x की वैल्यू आ रही है 100, मतलब x की वैल्यू आ गई 50। तो ये हमें पहले तो p0 और x आ गए। अब हमें रेट कांस्टेंट चाहिए। तो रेट कांस्टेंट के लिए इक्वेशन बना लेते हैं kT इक्वल टू ln p0 अपॉन p0 माइनस x। और यहाँ t की वैल्यू 23 सेकेंड्स हमारे पास है। तो ln p0 हो गया 100 बाई 50। p0 100 है, p0 माइनस x है 50। तो दिस इज ln2। ठीक है। और ln2 तो हमें नियरेस्ट इंटीजर चाहिए वैल्यू। तो ln2 को लिख सकते हैं 2.303 log 2। तो k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 log 2 है 0.301 डिवाइडेड बाई 23। और हमें एक्सप्रेस करना है 10⁻⁻² की फॉर्म में। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10⁻⁻² वाली फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा ये। तो k की वैल्यू अगर लिखें यहाँ पे तो k इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू सॉल्व होके 3.01 आ रही है इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। तो नियरेस्ट इंटीजर मतलब 3। तो 3 इंटू 10⁻⁻² इस फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 3। ठीक है। तो 2024 में टोटल जो जनवरी अटेम्प्ट में एंड अप्रैल शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबका यहाँ पर डिटेल डिस्कशन कर दिया गया है। तो इनको आप स्टडी करो तो इससे कई चीजों का आइडिया लगेगा कि किस तरह इसका पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। और क्वेश्चन में कई बार कुछ डेटा मिसिंग होता है तो उसको कैसे हम क्या एज्यूम करें, कैसे हैंडल करें, उसका भी आइडिया तभी लगेगा जब ये सारे क्वेश्चन डिटेल में आप देखोगे। ठीक है ना? तो अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उनसे चैनल भी सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू बच्चों। कोई सजेशन हो तो आप डाल सकते हैं चैट बॉक्स पे या टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं। मतलब किसी भी मीडियम से आप इसी वीडियो में आप नीचे मैसेज डाल दीजिए तो मैं उसको देख के उसके हिसाब से और भी बेटर चीजें कर दूंगा। ठीक है भाई? ओके, थैंक यू बच्चों।